आज की दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स और दोनों का ताल्लुक बराह रास्त अदालती मामलात या अदालत वर्सेस हुकूमत PMLN से है। इसमें एक तो स्पीकर कौमी असम्बली ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने अपनी तरफ से बड़े भोलेपन में रहनुमाई मांगी है। और वो रहनुमाई ये है कि वो ये पूछ रहे हैं कि जनाब हमें ये बताइए कि एक तो बिल पास हो चुका हुआ है जो नून लीग की गवर्नमेंट ने किया है, अभी थोड़ा अर्सा पहले किया था, कियानी साहब ने किया था। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी उस बिल की रूह से इलेक्शन एक्ट का जो बिल था उसके अंदर ये लिख दिया गया था कि अब सेक्शन 67 में तरमीम है और उसके मुताबिक कामयाब होने वाले आज़ाद रुकन को 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद बना दिया गया है। और अब कोई आज़ाद रुकन किसी और सियासी जमात शामिल नहीं होगा 3 दिन के बाद। अगर उसका किसी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तस्दीक होगी, अगर वो 3 दिन में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो आज़ाद तस्वर होगा। अब उन्होंने ये कहा है कि जी कौमी असम्बली ने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये कहा कि जी आप 3 दिन वाली बात छोड़ें और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जितने लोग हैं वही PTI वाले तस्वर किए जाए, जिन्होंने एफिडेविट जमा नहीं कराया वो भी तस्वर किए जाए PTI के, अगर वो कराना चाहे। डेट भी दी थी 15 दिन की। और ये भी कहा कि जिन लोगों ने इलेक्शन से पहले PTI के साथ आज़ाद अरकान ने, कुछ तो आज़ाद थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन के ऊपर ही इलेक्शन लड़ा, भले उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, कुछ ऐसे थे 30-40 के करीब जिन्होंने तहरीक इंसाफ का डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसिलिटेट कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब वो भी अब चाहे तो PTI में शामिल या किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसको चैलेंज करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोन कबूल करते, स्पीकर कौमी असम्बली और उन आज़ाद अरकान को जिन्होंने अब एफिलिएशन अपनी जाहिर कर दी तहरीक इंसाफ के साथ, को तहरीक इंसाफ का रुकन समझते, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है। स्पीकर फरमा रहे हैं कि जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती, यानी मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं मिल सकती, वो वही हैं जिस तरह का बंदर बांट हुआ था, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये वो इन सबको मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल इतलाक नहीं। हालांकि ये जो एक्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है। ये मेरी राय नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन पर बदलामत करे या कराए। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट जमहूरी इदारों असूलों की बालादस्ती को यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए थे उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दिया सकती। इन अदर वर्ड्स पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑब्वियसली एक्ट था। ये पूरा एक्ट जो था ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जिसमें PTI को पार्टी तस्लीम किया उसके बाद ये एक्ट आया था। और ये एक्ट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहुत से लोगों के नज़दीक ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह हुकूमत और इनके स्पीकर अमल दरामद करना नहीं चाह रहे, PTI को एक पोलिटिकल फोर्स तस्लीम करना नहीं चाह रहे कौमी असम्बली के अंदर। और उसकी जो सीटें हैं वो अददी अक्सरियत जो उसकी है या अददी जो तादाद है उसको तोड़कर PTI की वो PMLN पीपल्स पार्टी को देना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद की सीटें भी बढ़ जाएंगी। फिर जिस तरह की चाहे तरमीम करना चाहे तो मौलाना की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने ये बिल पास करवाया था इलेक्शन एक्ट के अंदर वो भी मेरे साथ मौजूद है। बिलाल अजहर कियानी साहब MNA हैं आप PMLN के, बहुत वार्म वेलकम। बैरिस्टर अहमद पसोता साहब भी मौजूद है और हमें अजहर सदीक साहब भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज अजहर सदीक साहब ने जो है वो पटिशन दायर की है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर की तरफ से। और उन्होंने इसमें कहा है कि करारदाद मकासद का भी उन्होंने रेफरेंस दिया है। करारदाद मकासद के अंदर ऑब्वियसली ये लिखा हुआ है कि हर लिहाज से आज़ादी अदलिया जो है वो बुनियादी ढांचा है पाकिस्तान के दस्तूर का। उन्होंने कहा है कि करारदाद मकासद के तहत अदलिया की आज़ादी पाकिस्तान का बुनियादी जुज़ है आईन पाकिस्तान का। दोनों ऐवान से पास होने की सूरत में इस आइनी तरमीम के नफाज को रोका जाए। ये पटिशन दायर की है अजहर सदीक साहब के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अजहर सदीक साहब भी हमारे साथ होंगे। आइन के आर्टिकल 238 और 239 में तरमीम अदलिया की आज़ादी की तबाह कर देंगे। अजहर सदीक साहब ऐसा बिलाल अजहर कियानी साहब ऐसी तरमीम क्यों लेके आ रहे हैं जिसमें अदलिया की आज़ादी तहतेग हो रही है? एक ऐसी अदालत बनाने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से पावर ले रही है। और इन सो मेनी वर्ड्स लग ये रहा है कि आप बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने से इनकारी हैं, सरियन इनकारी, कंटेम्प्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, दो अलहदा मौजू एक एक करके कर लेते हैं। एक तो आइनी तरमीम है, मगर उससे पहले आपने ये रिज़र्व सीट्स के केस की बात की। देखिए, पहली बात तो ये है
कि रिज़र्व सीट्स का ऑर्डर या जजमेंट जब से आई है, एक शॉर्ट ऑर्डर आया, उसके बाद आपने देखा कि एक माइनॉरिटी जजमेंट आई 2 जजेस की, जिसमें उन्होंने बहुत तफसीली एक डिटेल्ड माइनॉरिटी जो ऑर्डर लिखा और बहुत संगीन सवालात उठाए उन्होंने मेन जजमेंट के ऊपर। और उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी रिव्यू पिटिशंस भी दायर हुई, जो कि आज तक पेंडिंग है। ना सिर्फ वो पेंडिंग है, उस शॉर्ट ऑर्डर का डिटेल्ड ऑर्डर भी आज तक नहीं है आपके सामने। तो देखिए कौंसिल वाले फैसले का जी, जो रिजर्व सीट्स का फैसला है, जिसके ऊपर अभी आपने इंट्रो में भी जिसका जिक्र किया। आप कह रहे हैं अगर वो फैसला आ जाए तो ये मामले खत्म हो जाए? नहीं आपने फिर भी नहीं मानना? नहीं देखिए, हम नहीं गुजारिश ये कि एक पेंडिंग केस है, एक जजमेंट शॉर्ट ऑर्डर आया जिसका डिटेल फैसला अभी तक नहीं आया। उसके ऊपर हम आज भी समझते हैं वो फैसला दुरुस्त नहीं है और उसकी ग्राउंड्स बना के एक रिव्यू पिटीशन दर्ज समझते हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट समझती है कि कोई भी फैसला दुरुस्त है तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आईनी अदालत बना के सुप्रीम कोर्ट की पावर खत्म कर दी है। सर, उस दुरुस्त फैसले का डिटेल ऑर्डर क्यों नहीं निकाल रहे? काफी अरसा गुजर गया तो मुख्तसर ऑर्डर पे आप और इलेक्शन कमीशन, आपका स्पीकर अमल दरामद करने को तैयार ही नहीं हो रहा, तो डिटेल तो जब आएगी तो इलेक्शन कमीशन हम तो नहीं है जी, इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन नहीं। तो देखिए दूसरी बात है, और मैं आज भी समझता हूँ फैसला लीगल है। देखिए मैं समझता हूँ कि वो फैसला दुरुस्त नहीं है, गलत फैसले हो सकते हैं। अगर डिटेल जजमेंट भी आ जाए जी, आपकी रिव्यू पिटीशन भी सेट असाइड कर दी जाए, आप सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मानने को तैयार होंगे कि सुन्नी थात कौंसिल नहीं, दरासल पीटीआई के मेंबर्स हैं जो आजाद हैं, पीटीआई के वो मेंबर जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करा दी है, उसकी अददी अक्सरियत मानने को आप तैयार होंगे या फिर भी आप वो बंदर बाट करके पीपल्स पार्टी अपने लिए सीटें ले लेंगे? मैं पहले तो ये समझता हूँ कि जो फैसला जो कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जुमरे में आ रहा हो, पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फैसला दुरुस्त होगा। आप कह रहे हैं गलत है, आप कह रहे हैं you have a right यानी साहब to make a fair comment on the decision that has been made। मैं ये कह रहा हूँ आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते अभी कि डिटेल जजमेंट आएगी तो हम फिर देखेंगे। आपको चल गया पता कि डिटेल जजमेंट रिफ्लेक्ट कर रही होगी मुख्तसर फैसले को, ऐसे होता है ना? ये जी, जी, और फिर डिटेल जजमेंट के ऊपर रिव्यू पिटीशंस इंटरटेन। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हमने आगे चलना है ना, लोग जानना चाहते हैं, आपकी सोच भी तो एक होगी ना, ये तो नहीं कि आपको इस बारे में पता ही नहीं है। ये डिटेल जजमेंट के अंदर और आपकी रिव्यू पिटीशन सेट असाइड होकर अगर मुख्तसर फैसला ही सस्टेन करता है, जिसमें स्पेशल सीट्स नून लीग को नहीं मिल रही, स्पेशल सीट्स पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रही, पीटीआई को मिल रही है, पीटीआई एज अ पार्टी रजिस्टर हो रही है कौमी असेंबली के अंदर, आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या आप कहेंगे जी री राइटिंग हम नहीं मानते? नहीं देखिए पार्लियामान के पास हम कोई भी कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं चाहता कोई भी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद ना हो। आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसको मानेंगे? नहीं देखिए वो तो इलेक्शन कमीशन ने मानना होगा ना। फिर हमने देखिए हम उसके ऊपर एक राय दे सकते हैं, उसके बाद फैसला गलत भी हो सकता है, मगर अमल दरामद की जिम्मेदारी है कि स्पीकर क्यों लिख रहे हैं? आपने भी तो मानना ही है ना, आपने भी नोटिफाई नहीं, करना ही है। बिकॉज देखिए स्पीकर बिल्कुल जहाँ पे वो समझते हैं वो स्पीकर को नोटिफाई नहीं करना इन मेंबर्स को। नहीं इलेक्शन कमीशन नहीं देखिए स्पीकर साहब ने, आपने देखा कि उन्होंने जो लेटर लिखा उनने भी यही जब सवाल उठाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं डिटेल्ड ऑर्डर दे रही? मैं कह रहा हूँ स्पीकर ने सवाल क्यों उठाए इलेक्शन कमीशन से? क्योंकि स्पीकर ने ही सारा कुछ करना है ना इसको एग्जीक्यूट। नहीं, स्पेशल सीट्स को इलेक्शन कमीशन पहले नोटिफाई करता है, नोटिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर फिर स्पीकर जो है पार्लियामेंट के अंदर उनका ओथ लिया जाता है, उनको बुलाया जाता है। स्पीकर ने क्यों लेटर लिखा भाई? ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन का, स्पीकर ने बिला वजह को लेटर लिखा? नहीं, बिकॉज उनका भी एक हाउस, देखिए उनके हाउस से रिलेटेड एक मामला है ना जो पेंडिंग। अच्छा, वो ये चाह रहे हैं कि जनाब आप जल्दी जल्दी फैसला करें ताकि हम नोटिफाई ना करें और ये सीटें तहरीक इंसाफ को ना दें और नून लीग और पीपल्स पार्टी को दें। तो आपको कह रहे हैं, नहीं आप उस तरीके से भी बयान कर सकते हैं जिस रहा हूं कि आपका एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके अंदर सामने मुद्दई कह रहा है मैं ये सीट नहीं मांग रहा पीटीआई के लिए। नहीं पीटीआई सीटें नहीं मांग रही। व्हाई यानी साहब एक मिनट के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं डिटेल जजमेंट आएगी तो आप बात करेंगे। नहीं सर, आप क्योंकि जिस तरीके से आपने बयान किया मैं उसी जुबान में जवाब दे रहा हूं ना। आपने कहा कि क्योंकि पीटीआई को सीटें नहीं देनी, हम वो नहीं देनी आपने। नहीं देखिए आपने एनी कॉस्ट नहीं देनी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप समझाएं लोगों को, अपने ब्रदर जजेस समेत, कि पीटीआई को आपने किस बुनियाद पे दी। उन्होंने सवालात उठाए, आप डिटेल ऑर्डर के अंदर उन सवालात के जवाब एक जमात ने सीटें मांगी साहब, वो आपने कोर्ट में केस लड़ना है ना, वो मैं क्या समझाऊं? सर आप इधर समझा रहे हैं, नहीं आप कोर्ट के बाहर अभी पीटीआई के साथ ज्यादती का मुकदमा लड़ रहे हैं ना। फैसला आ चुका ना। जी जी, आप ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि वो री राइटिंग ऑफ द फैसला आप नहीं मानेंगे, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे नजदीक वो फैसला गलत है और हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन सर मेरी यार सुने ना, हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जुडिशियल प्रोसेस के तहत एक रिव्यू पिटीशन दायर की। सिविलाइज्ड कंट्रीज के अंदर अगर कोई भी शख्स, वो पर्सनल पार्टी है, कोई पर्सनल मुकदमा है, या वो कोई हुकूमत है जिसके खिलाफ फैसला है, उसको वो फैसला जहर भी लग रहा हो, उसको वो फैसला गलत भी लग रहा हो, क्या किसी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर इसके अलावा कुछ चॉइस है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मन और तस्लीम कर लें, या आज आप मुझे कुछ और बता रहे हैं कि आप नहीं मानेंगे अगर आप गलत समझते हैं फैसला? अच्छा कामरान साहब, फिर मुझे ये बताइए, जो इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल नोयत के फैसले होते हैं
उसके अंदर कभी कभी जिसने तस्लीम भी करना होता है, जिसने रिव्यू पिटिशन भी दायर करनी होती है, वो कभी कभी डिटेल्ड ऑर्डर तक का तो फैसला करता है ना, या वो ये तो कहता है ना कि बजाय इसके कि कल रिव्यू पिटिशन के अंदर कोई और आउटकम आ जाए तो रिव्यू पिटिशन को सेटल होने तो दें आप अच्छा इससे पहले कि उसकी implementation कैली की साहब तरफ ये जाएं। कह रहे हैं कि अगर रिव्यू पिटिशन में भी आप हार गए, अगर तो जीत गए फिर तो सवाल ही नहीं ना बनता। अगर आप रिव्यू पिटिशन में हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट की इस अथॉरिटी को तस्लीम करेंगे कि फैसला ख्वाह आपको गलत लगता है तभी आप जा रहे हैं रिव्यू के मैं अंदर, तो- आप फैसला मान लेंगे या नहीं मेरा मानेंगे? मानना ना मानना है नहीं, आपसे मुराद गवर्नमेंट है ना? नहीं सर, गवर्नमेंट भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन है। देखिए इलेक्शन इसमें कमीशन government तो कई आप क्या सजेस्ट करते हैं? इलेक्शन कमीशन को फैसला मानना चाहिए अगर रिव्यू पिटिशन में भी आ जाए, आप कहते हैं कि नहीं मानना चाहिए? जी देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि बिल्कुल सारी चीज़ें आइन के मुताबिक होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ जो फाइनल फैसला प्रिवेल करेगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स को तस्लीम करते हुए एक आइन के मुताबिक होते हुए फैसले को इलेक्शन कमीशन भी तस्लीम करे। पॉइंट आपका आ गया। आमिर साहब को बहुत वार्म वेलकम। मैं क्विकली बैरिस्टर साहब से राय ले लूँ, उसके बाद आपको बात। बैरिस्टर अहमद मसूदा साहब, मैं ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इलामिया पढ़ रहा था। ये आप बिला वजह हर चीज़ में पार्टी बन जाते हैं मेरे भाई। आपने ये लिखा हुआ है कि जी कन्वेंशन ने बड़े अग्रेसिव कमेंट्स दिए हुए, कन्वेंशन गुज़श्ता दिनों में गुज़श्ता चंद दिनों में या मुस्तकबिल में किसी भी वक्त नाम नहाद आइनी तरमीम पैकेज मुतारिफ कराने की कोशिशों की सख्ती और सख्ती से मुस्तरद करता है। कन्वेंशन ने नाम नहाद आइनी तरमीम पैकेज की दफात की बुनियाद पर परखा है। तो जो हाल ही में ये बात सामने है कि इस तरह का पैकेज मौजूदा हुकूमत और इस हुकूमत की पुष्टपराई करने वाले लोगों की तरफ से वाज़ेह तौर पर ख़राब चीज़ है, पता नहीं क्या है। तो कोई जवाज़ भी नहीं, आप कह रहे हैं कौमी असम्बली का भी ये जवाज़ नहीं है। कन्वेंशन का ख्याल है कि मौजूदा कौमी असम्बली के पास अब या मुस्तकबिल किसी भी वक्त आईनी तरमीम पेश करने मुतारिफ कर, भाई हु आर यू टू डिक्टेट टू द पार्लियामेंट उनके पास जवाज़ है या नहीं है? एक तरमीम अभी आई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वैसे एतराज़ लगा दिए हैं, वो जो लॉयर्स ने पटिशन, एक तरमीम अभी आई नहीं है, अभी तो उसका जो नुस्खा हमने निकाला है हुकूमत उसको भी ऑन नहीं कर रही। आप बिला वजह जो है ये इस तरह बर्बादी फेरी थी, इफ्तिखार चौधरी साहब को हीरो बना के मूवमेंट चला दी थी आपने, उसके बाद आप सबको पता चला आप लोगों का क्या हुआ और इस मुल्क के निज़ाम अदल के साथ क्या हुआ। क्या चक्कर है मेरे भाई, हर चीज़ में पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं अदलिया लॉयर्स, क्या हो गया? सर देखिए, लॉयर्स का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक रोल है। हम डेली अदालतों में जाके इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रैक्टिस करते हैं, इसी के तहत वो अदालतें बनी हैं जिनके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं, और इसको अप होल्ड करना जहां पार्लियामेंटेरियंस और बाकी लोगों के लिए है उसी तरह लॉयर्स के लिए भी उतना मुकद्दस है। लेकिन हमारे से पहले एक दिन पहले ये रवायत तो लॉ मिनिस्टर साहब ने खुद डाल दी। उन्होंने वकीलों को बुला के कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल एक कमेटी बना के हमें इस आईनी तरमीम के ऊपर अपनी चीज़ें बताएं। वो आईनी तरमीम जो भी किसी के सामने आई नहीं। अगर गवर्नमेंट खुद ये रवायत एक दिन पहले डाल रही है और उनसे मशवरे ले रही है कि हम इसको कैसे बेहतर करें, तो पाकिस्तान जब ये आई नहीं तो आपको किस तरह पता है कि एक नाम नेहाद आईनी तरमीम है जो बड़ी ही जो पाकिस्तान की अदालत की अदलिया की आज़ादी के स्ट्रक्चर को उड़ा के बाहर फेंक देगी? जब ये आई नहीं तो फिर आप किस बुनियाद पर इतना बड़ा वकला कन्वेंशन कर रहे हैं और डेक्लेमेशन जारी कर रहे हैं? कामरान साहब देखिए, हमारे पास 2-3 रीजंस है टू बिलीव। एक तो आपकी बात दुरुस्त है कि अभी तक कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। अभी तो खैर मुझे लगता है गवर्नमेंट को खुद भी ड्राफ्ट नहीं मिला, लेकिन जो ड्राफ्ट पब्लिक आय में एक फ्लोट कर रहा है और एक दिन पहले हमारे लॉ मिनिस्टर साहब जो अपनी साइड ऑफ द लॉयर्स हैं उनके साथ उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वी हैव एवरी रीजन टू बिलीव कि जो मीडिया में पब्लिक में जो चीज़ आ रही है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है, उसको प्रियम्प्ट करते हुए लाहौर हाई कोर्ट में आईनी अदालत के खिलाफ है सर, एक आईनी अदालत जो बैठ कायम करने जा रहे हैं जो दुनिया के और भी बड़े कंट्रीज के अंदर होती है, आप उसके खिलाफ मैं सर क्यों खिलाफ है आप? जी सर, मैं सर एक्चुअली वकला का इस वक्त व्यू तो खैर ऑफ कोर्स उनकी लीडरशिप बिल्कुल दे सकती है। मैं आपको अपना पर्सनल व्यू एज अ लॉयर बता सकता हूं। आईनी तरमीम जो आने जा रही है, अस्यूमिंग कि उसका ड्राफ्ट है या नहीं है, उस आईनी तरमीम को लाने का सारा प्रोसेस ही गलत है। पूरी दुनिया में जहां पर इनको फेडरल कोर्ट्स नजर आ रही हैं वहां पर आईनी तरमीम पर कभी बहस का तरीका भी देखें, और खुद 18वीं तरमीम में इन्होंने बहस की। ड्रॉप उनकी बहाल कराएं, ये बताने लगे मुझे कि वकला क्यों हुकूमत का जो सजेस्टेड आईनी इसको गलत समझती है। आमिर साहब, ये सिचुएशन जो है, मुझे जो नज़र आ रही है सिचुएशन, मे बी यू डिसएग्री विद मी, वो ये है कि ये हर कीमत पे इस हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है। इन्होंने ये तरमीम लेके आनी है, इन्होंने आईनी अदालत बनानी है, और अगर ये आईनी अदालत की तरमीम पास हो जाती है, हम उस पर बात कर रहे हैं, हम अभी उस पर नहीं जा रहे कि जी मौलाना क्या कहेंगे, समझे मौलाना मिल गए, इनके बंदे पूरे हो गए या PTI के लोग इनके साथ आ गए, अस्यूमिंगली हम बात कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक व्यू के अंदर। तो आप मुझे सर ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मफरूज़े के तौर पे उसको स्ट्राइक डाउन भी कर दिया, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए? क्योंकि हो सकता है ये तो माने नहीं रहे, तो प्राइम मिनिस्टर फिर भी आईनी अदालत का नोटिफिकेशन निकाल दे और कोई जज जो है, और वो जज को इख्तियार भी उनको ये है, उसको अपॉइंट भी कर दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया, इस तरह के 2 पहले भी किए गए, इलेक्शन की डेट और सुन्नी थात कौंसल वाला, अभी तक तो वो फॉर ग्रांटेड लिया गया।
आपको ये होता नजर आ रहा है? आपको लगता है नहीं, अगर इनके नंबर पूरे भी हो गए, तरमीम पास भी हो गई, अगर वो स्ट्राइक डाउन कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, ये मान लेंगे और ये कहेंगे ठीक है यार, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट अथॉरिटी, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से? वो जो आप अभी अहमद साहब से बात कर रहे थे ना, तो आपने कहा वोकला क्यों सियासत कर रहे हैं, और आपने हल्का सा लफ्ज़ आपसे स्लिप हुआ अदलिया भी। तो अदलिया कब नहीं कर रही थी सियासत, कब नहीं किया? हमारे यहाँ मतलब हमें हकायक मानने चाहिए। ये सियासत जो है हमें फुल कोर्ट में सामने नज़र आ रही थी कि किस तरह मैंने और आपने नहीं देखा कि जुमले आपस में जजेस एक दूसरे के साथ कर रहे थे। अच्छा, हमारी भी एजुकेशन हुई कि जब लाइव आएंगे तो फिर एग्रेसिव होके आना पड़ेगा कि अपने अपने ऑडियंस को सबने एड्रेस किया, जैसे अभी लाइव है आप। ये सबका अपना है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उस सवाल पे आने से पहले जो थोड़ी सी पहले बहस हो रही थी, देखें इलेक्शन कमीशन, मैं आपको खबर दे रहा हूँ ना जी, इलेक्शन कमीशन एक CMA फाइल करने जा रहा है। उन्होंने CMA जी मीन्स सर, इस मुतफर्रिक दरखास्त है, मुतफर्रिक जिसका दरख्वास्त। उर्दू तर्जमा ये है ठीक है। कि जी हमने खुद कमीशन ने भी फैसला कर लिया, और ये सर कहाँ करने जा रहा है पहले बता दें? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम में। कोर्ट में, ठीक है। और हमने इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला कर लिया और लॉयर से भी आज बुला के पूछ लिया ठीक है। कि भाई एक कानून पार्लियामेंट ने आपके फैसले के बाद बना दिया, जो इस वक्त लॉ ऑफ द लैंड है, कि आप किसी को 3 दिन के बाद उसकी पार्टी तब्दील सुप्रीम कोर्ट नहीं करा सकती बैक डेट से जाके। इन्होंने भी बैक डेट से पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। गवर्नमेंट ने गेम ठीक खेली, प्राइवेट मेंबर बिल लाए और उसको पास किया, और उसके लिए कस्टोडियन आज स्पीकर के तौर पे सरदार एयाज सादिक, क्या बात है। मलिक अहमद खान साहब, उनके खतूत आ चुके हैं, शायद बलूचिस्तान और सिंध असम्बली के हवा में पहुंच जाएंगे, कहीं व्हाट्सएप पे मेरे आपके सब जगह आ जाएंगे, जब तक वो इलेक्शन कमीशन के पास भी व्हाट्सएप बड़ी पहुंचते हैं। निगाह है आपकी। अच्छा, नहीं मतलब हमारे पास खबर यहीं आती है ना, अब हम क्या करें, निज़ाम बदल गया। तो जब वो आएगा तो रिव्यू, तो मतलब ये मुतफर्रिक दरखास्त है, वो रिव्यू से हट के है। तो अब ये बात अहमद साहब बता सकते हैं कि अमल तो नहीं करने जा रहा इलेक्शन कमीशन। नहीं, लेकिन सर एक बात बताएं, हाँ। अगर मुतफर्रिक दरख्वास्त, आप बड़ी अच्छी बात आपने खबर दी है कि इलेक्शन कमीशन देने जा रहा है, जिसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को बताएगा जनाब हमें तो इस ये जो कियानी साहब ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट पास किया, बाद में प्राइवेट बिल के तौर पे कर दिया बेशक, उसने हमारे हाथ बांध दिए हैं और हम जो है इनका आपके फैसले पे अमल नहीं कर सकते, और हम जो है इस इलेक्शन एक्ट की प्रेफरेंस पे जाएंगे और इस तरह करेंगे। आपको लगता है कि उसके बाद भी वो क्या सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट मारेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं और आपने गलत इंटरप्रिटेशन की, ये एक्ट बाद में है, ये बदनीति पर है, आप हमारे फैसले को करें, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन मान जाएगी? जो वज़ाती नोट जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पे, जो 52-57 दिन बाद आया, जो उसी दिन भी आ सकता था। ठीक है। मुझे तो नहीं समझ आई कि जब आपने चैम्बर अपील रख ली थी अपने पास, हालांकि अमल दरामद का काम हाई कोर्ट्स का होता है, सुप्रीम कोर्ट तो के सवाल फैसलों मेरा का। ये कि सुप्रीम मैं कोर्ट के यही पास कह जा रहा रहे हैं ना हूँ, वो। ये समझना चाहिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्ती कर रही है कि मेरा फैसला एहतसाब अदालत भी मनवाएगी और मेरा जज बैठेगा। ठीक है। यहाँ पे हाई कोर्ट्स इसीलिए होती हैं कि वो अमल दरामद कराएं। अब सर मेरा सवाल- आर्टिकल 4 भी मौजूद है ठीक जो है। रोकता है इस तरह के फैसले देने पॉइंट आ पे। गया आपको। अब अगली बात आ रही है कि ये जो जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस मांग रहे हैं या उनको फैसला सुना रही है? नहीं, election ये कमीशन? सुप्रीम कोर्ट को ही कह रहे हैं कि आप अपने फैसले पे रिव्यू करें ना, देखें कि इसमें अब अच्छा, ये रिव्यू पिटिशन में जाएंगे? मतलब रिव्यू पहले जा चुकी है ना, अब ये एक और दरखास्त भी दे रहे हैं ये कि तो मैं कह रहा हूं, वो भी जा चुके PTI, वो भी नहीं, ये भी और वो भी सब जा चुके हैं। अब एक और दरखास्त जा रही है कि स्पीकर साहब खतूत लिख रहे हैं, एक नया कानून बन चुका है, हम इस पे कैसे आपके ऑर्डर पे अमल करें। अब इससे आगे इनसे पूछते हैं। मसूदा साहब, मेरा वाला सवाल अभी दोबारा रिपीट करूंगा, आपकी आवाज रह गई थी, लेकिन इसका पहले जवाब दे दीजिए। जो आमिर इलियास राना साहब कह रहे हैं, बड़ा उन्होंने इंपॉर्टेंट बात है, वो कह रहे हैं मुतफर्रिक दरख्वास्त लेकर एक रिव्यू के तौर पर जारी है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, और वो बताएगी अपनी हेल्पलेसनेस कि जी ये इलेक्शन एक्ट का बिल पास हो गया है जो कियानी साहब ने किया, और अब इसमें जो है ये तो लिखा हुआ है कि जी अब तो ये हो नहीं सकता, ये तो आज़ाद तसव्वुर होंगे, 3 दिन गुजर चुके, 15 दिन को आप दे नहीं सकते, जिन्होंने पहले जमा नहीं कराया वो भी नहीं होगा। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से का डिसीजन अगर इलेक्शन कमीशन की इस मुतफर्रिक दरख्वास्त के भी खिलाफ आया तो इलेक्शन कमीशन के पास फिर भी चॉइस है कि उसमें इम्प्लीमेंट ना करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट आईनी इदारा है, उसको भी आप इंडिपेंडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखते हैं एज आईनी, ऐसे ही यानी साहब इसको तो आप सपोर्ट करेंगे? इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है ना, बिल्कुल आज़ाद वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर तो नहीं आता उस तरह। नहीं, अलग कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा जी है। वैसे साहब, तो फिर उसका क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं हम इसको रिजेक्ट करते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास चॉइस होगी कोई फिर भी ना मानने की? सर कानूनी तौर पर तो चॉइस इसलिए नहीं होगी क्योंकि आर्टिकल 189 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करता है, इट इज़ बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द कोर्ट्स, तमाम इदारों पर बाइंडिंग होता है, वो आईनी है या कोई भी अदारा है। दूसरी बात जो आमिर साहब ने बात की वो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है जो उन्होंने उठाया कि जी बाद में लॉ एक ने आगे, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसमें आर्टिकल 51 को भी इंटरप्रेट किया गया है और आर्टिकल 51 के तहत ही ये फैसला आया, जो कि अभी तफसीली ऑफ कोर्स आएगा। तो ये एक्ट जो कि लेटर इन टाइम आया है, ये रिडंडेंसी इसलिए इख्तियार कर जाएगा क्योंकि जिस सिचुएशन में वो एप्लीकेशन होनी थी उसके ऊपर फैसला आ चुका है और वो फैसला आइन की भी तशरीह की गई है उस फैसले में। सो उसको इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मेरा नहीं ख्याल कोई इफेक्ट होगा। तीसरा, जो मुतफर्रिक दरखास्त दायर करने जा रहे हैं उसका भी फेट ऑलमोस्ट वही होगी जो अभी पिछली दरखास्त का फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया। मेरे नजदीक लेकिन अगला सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर डट जाए, अगर इलेक्शन कमीशन डट जाए कि जी हमने नहीं मानना, हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट एक्ट की ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अगर हम मानेंगे तो इट्स अ रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर फॉल करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को बुला के काउंट करे, या पावर नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी और आजाद अदारा है? नहीं सर, ये जो आईनी इदारे वाली बहस है ना, ये आईनी इदारे से ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन पर बाइंडिंग नहीं। पहली बात ये कि वो इससे इनहराफ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, अगर इनहराफ करेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो सकती हैं और बिल्कुल अगर चेयरमैन नायब और बाकी सारे इदारे जो कि आईनी हो सकती हैं तो इनके खिलाफ भी हो सकती हैं। और ये क्यों नहीं मानेंगे इस फैसले को? मतलब ये अचानक आईनी सुप्रीमेसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कहाँ से आ गई? आज नेशनल असेंबली के स्पीकर उनको जब खत लिख रहे हैं तो वो कस्टोडियन हाउस में उन मेंबर्स के भी हैं जिनकी रिजर्व सीट्स के फैसले हैं, वो सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस के स्पीकर तो नहीं है। ये अचानक स्पीकर की जो खत लिखने की रिवायत है, ये भी एक नई चीज आ गई। सो मेरी समझ से बाहर है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसमें से 11 जजेस इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि बैट सिंबल केस को गलत इंटरप्रेट करके आपने एक सिचुएशन क्रिएट की, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने इसको नहीं मानना। और सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेट आर्बिटर ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं कि अल्टीमेट फैसला वो करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, उसको छोड़ें, हम एक फेडरल कोर्ट बना के उसमें इन चीफ जस्टिस साहब को भिजवा के तो हम फैसला वहां से ले लेंगे। सवाल ये है कि राइटली और रॉन्गली फैसला जैसा भी है, मैं उससे एग्री करूं या डिसएग्री करूं, बट एक उसको स्टेटस दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट को आइन के तहत, आपने उसको फॉलो करना है। फैसले तो देखें ये भी हुए हैं कि 13 साल बाद या पता नहीं 8 साल बाद रिव्यू पिटीशन में एंटरटेन होकर किसी को रिलीफ मिल गया था, तो क्या आज हम आके कहेंगे वो फैसला गलत था? इस तरह अगर आप चूज करना शुरू कर देंगे कि फैसला सही है या गलत। सर आपके सामने रिव्यू पिटीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट सेट हुआ था आफ्टर आई बिलीव 8 या 7-8 ईयर्स के बाद मियां नवाज शरीफ साहब का जब केस डिसाइड हुआ था, तो उसकी भी कोई नजीर नहीं मिलती। सो मेरा कहने का मकसद है कि उसको एक्सेप्ट करना है और आपने मूव ऑन करना है। बिल्कुल पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा इसको, ये जवाब मैंने काफ़ी आपके साथ टाइम एंगेज किया लेकिन आप उसको अपनी क्लियर जवाब नहीं दे रहे थे आमिर साहब की, क्योंकि शायद ऐसी पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं होगी। आमिर भाई ये बताएं कि इन्होंने क्लियर कर दिया कि जी आईनी इदारा जितना भी आज़ाद हो इलेक्शन कमीशन, वो जिस तरह नैब एक आईनी इदारा है, आज़ाद इदारा है, लेकिन कंटेम्प्ट तो उसमें भी लग सकती है और वो भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है। तो सारी बातें फिर नेटशल एंड में तो ये आ गई ना कि अगर मुतफर्रिक दरख्वास्तें, रिव्यू पिटीशन आफ्टर द डिटेल जजमेंट सब सेटिसाइड कर दे सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से कह के इसको इम्प्लीमेंट करना है, इज देयर एनी चॉइस बाय लॉ अवेलेबल फॉर द इलेक्शन कमीशन, द आज़ाद इदारा, कि वो कहे जी हम फिर भी नहीं कर सकते? क्योंकि आपको याद है, आखिरी बात सर फिर आप जवाब दे दीजिएगा, कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी यही कहा था कि जी मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी प्रेसिडेंट पाकिस्तान जरदारी के खिताब के खिलाफ फॉर एज लॉन्ग एज ही इज इन द ऑफिस मैं लेटर नहीं लिख सकता, लेकिन कंटेम्प्ट लगी उन पर। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के यही तो मसले बने, मैं तमाशा नहीं कहूँगा। लीगल जूरिस्प्रूडेंस जब दिल किया जिसके लिए नई निकाल दी। नवाज शरीफ का केस पनामा से अकामा बनाया, कौन सी लीगल जूरिस्प्रूडेंस थी कि ब्लैक लॉ निकाल के आपने सजा दे दी? क्योंकि तय हुआ था, इंडिया ने 1 साल पहले कह दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट सजा देगी। मतलब यहाँ पे हमारी कोई अकल ही नहीं काम करती कि भाई सुप्रीम कोर्ट अगर किसी एक तरफ चली गई है तो वक्त ने साबित किया कि वो आज सारी चीज़ें सामने आ गई कि वो फैसले सियासी बुनियाद पे किए गए और न सिर्फ किए गए बल्कि उनको संभालने के लिए जादुल हसन साहब डिप्टी चेयरमैन नैब को लाहौर बुलाते हैं कि चेयरमैन से कहो जो हमने भेजी है ये JIT के हीरों की रिपोर्ट, इसको खोलना नहीं, इसके ऊपर फीता लगाए। सुने तो सही ना, मैं आपको इसके ऊपर आ रहा हूँ कि जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के खेल खेलती रही, आइन के साथ खिलवाड़ करती रही, तो मुझे और आपको सवाल करने का तो हक है ना। आप अपनी सैंक्टिटी बनाएं। अभी मैं इफ्तिखार गिलानी साहब की मतीउल्लाह जान से गुफ्तगू सुन रहा था, जो हमारे बड़े सीनियर लॉयर भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी, मतलब लॉ मिनिस्टर भी रहे, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। इंडिया में एक चीफ जस्टिस ने स्पीकर को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया कि तुमने ओथ नहीं लिया, उसने उसको भी बुला लिया स्पीकर को। आप मतलब पार्लियामेंट की कोई सैंक्टिटी नहीं रही, क्योंकि ये सियासतदान खुद जुतियां आपस में एक दूसरे को मारते हैं और लोगों से खाते हैं, इसलिए कोई रहा ही नहीं काम, सब मारते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, कुछ और सवाल मेरा ये नहीं, मैं आपके सवाल पे आ गया हूं। कंटेम्प्ट हो सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे? कंटेम्प्ट होगी, वो भी पार्लियामेंट और चीफ इलेक्शन कमीशन 189 और 190 के तहत माने ना माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बड़ी मेहरबानी होती है इखलाकी तौर पे।
ये जब अगर सेट ही होनी है ना कि जी मेरी मर्जी का फैसला है और मैंने मनवाना है, जो हमारे मंसूर अली शाह साहब ने कहा है ना कि आपको मानना है, तो फिर इस बहस को चल लेने देना। कोई लड़ाई तो नहीं हो गई, गुत्थम गुत्ता तो नहीं हो गए ना, लटम लट तो नहीं हो रहे ना। ये जजेस इदारे आपस में बहस कर रहे हैं लिख के खतूत, तो हमें भी इसमें जाना चाहिए। कंटेम्प्ट हो सकती है इलेक्शन कमीशन करें ना, मैं कह रहा हूँ आपके हाल में लीगली हो सकती है कि नहीं सर, ये सवाल है। उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर को भी दे दी कंटेम्प्ट और उन्होंने मान भी ली। तो आप कह रहे हैं फहमीदा इलेक्शन मिर्जा ने कमीशन को हो इनकार कर सकती दिया है। था, नहीं माना तो इफ्तिखार चौधरी साहब मैदान में आ गए। आप एग्री करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर इतना आज़ाद नहीं है कि वो कोर्ट के खिलाफ जाए? कियानी साहब छोड़ दे, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ, मैं बता रहा हूँ सारा कुछ इधर ही हो रहा है। ये इतना इतना सर हम इतनी कागजों पे मैं पेपर्स की बुनियाद पे इधर ही लिखा हुआ है। सर power, मैं आपको इतनी- बताऊं मैं क्या निकाल रहा था, जी, वो जी। माइनॉरिटी जजमेंट निकाल रहा था जिसपे छोड़ दे मुझे और राणा साहब को। दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने कहा कि आपके इस मेजॉरिटी ऑर्डर को ग्राउंड रखने के लिए, ये इन फील्ड रखने के लिए री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायर्ड है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अल्फाज उसके अंदर इस्तेमाल हुए। मेरा सवाल ये है नहीं आप कि सर मेरा सवाल सुन लेना, उसके बाद आप जवाब अपने हिसाब से दीजिएगा, मैं वो फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर नहीं बात मानते सुप्रीम कोर्ट की, एट द एंड ऑफ द डे उन पे कंटेम्प्ट लग सकती है। आमिर साहब भी इन सो मेनी वर्ड्स कह रहे सर हैं आप कि लगा दे, बहुत सारे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पे लगी तो उन पे भी लग सकती चलिए सर, है। आप- बैरिस्टर पसोदा साहब भी कह रहे हैं। बैरिस्टर साहब आपके पास आ रहा हूँ 1 मिनट में, जी आप बताएं सर। सर क्या मेरी नहीं, गुजारिश है, आप एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे बार Hypothet- बार सर नजर आ गुजारिश रहा सुन है, लें ना, गुजारिश सुन लें। नजर आप आ कह रहा रहे हैं अगर एक सीएमए एप्लीकेशन आ जाए, अगर डिटेल्ड ऑर्डर भी आ जाए, फिर रिव्यू पिटीशन भी एंटरटेन हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए, उस सिनेरियो के अंदर तो आप सही फरमा रहे हैं, मगर फिर उस सिनेरियो पे भी आ जाए जो सवाल उठाने वाले। अब गुजारिश सुन लीजिए ना, क्योंकि आपने मेरा ये सवाल नहीं है नहीं वैसे। आपने कर आप- दिया मैं सवाल नहीं कह रहा कि सर, उसके सुन ऊपर ले, कंटेम्प्ट आपने बनेगी, जवाब क्या दे मानना दिया। मैं पड़ेगा। ये सवाल नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ सेट असाइड दिस होल थिंग, ये केस नहीं है। क्या आपको इस बारे में इल्म है या इल्म नहीं है एज अ कानून के तालिब इल्म तौर पे? मैं सटायर नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के अगर ना माने तो उस पर कंटेम्प्ट लग सकती है कि लग सवाल सकती है? इसका जवाब देखिए क्या हो है? गया सर। देखिए मेरी क्या है? गुजारिश आपने मेरी क्या? गुजारिश सुन लेना सर। देखिए अगर किसी पे, राणा साहब भी यहाँ पे बहुत अरसे से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, इतने अहम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे चले अमल दरामद रिव्यू पिटीशन भी छोड़ दें, कम से कम एक इदारा आमतौर पे डिटेल्ड ऑर्डर का तो इंतजार करता है ना, ताकि उसके ऊपर अमल दरामद के लिए भी वो सही तरीके से अमल दरामद कर सके। एक शॉर्ट ऑर्डर के बाद वो एक अमल दरामद कर दे, डिटेल्ड ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी बातें आ जाएं जो उस अमल दरामद को मुतासर करती हों, तो कम से कम उसका तो इंतजार करना उसका बनता है ना। क्या सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इतनी ताखीर होने के बाद, आप बिल्कुल इतने ठीक अहम कह रहे सवालात हैं कि ये उठाने के ताखीर बाद नहीं होनी चाहिए थी नहीं, सुप्रीम तो कोर्ट की। डिटेल्ड लेकिन ऑर्डर मेरा ये सवाल नहीं था। बहरहाल मेरा ये सवाल नहीं था, आपने उसको वेल ऑफ किया है, वेल लिफ्ट किया है, जो भी किया। मेरा सवाल तो ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस या हुक्म को आईनी दायरा होने के नाते सेट असाइड किसी भी केस में, चाहे ये है या कोई और, कर सकता है कि नहीं? लतीफ़ खोजा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जनाब, लाउड एंड खोजा क्लियर। साहब बिल्कुल आ रही शक्ल है। से आपकी तरस गए, लेकिन चले अब आपकी आवाज़ पे इत्तफा करते हैं। सर सवाल ये चल रहा है इधर कि हमारे साथ जो बिलाल अजहर कियानी साहब भी बैठे हुए रुकन कौमी असम्बली है PMLN के, ये जो आज लेटर लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली ने, और उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन जो है, आमिर हमारे जो भाई आमिर इलियास राणा साहब वो बता रहे हैं कि एक पिटीशन, एक मुतफिक दरख्वास्त लेके जा रही है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास कि जनाब ये तो एक तरमीमी बिल आ चुका है जिसके अंदर लॉयल्टी अब चेंज नहीं हो सकती अगर डेट गुजर जाए। आपके नज़दीक इलेक्शन कमीशन जो है उस पर कंटेम्प्ट लग सकती है अगर वो किसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला ना माने, या वो क्योंकि आईनी इदारा कंटेम्प्ट नहीं लग सकती? 100% लगेगी और लगनी चाहिए। देखिए इन्होंने एक तबाही के दहाने पे लाके मुल्क को खड़ा कर दिया है। ये 3 साल से यही कुछ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये तजहीक कर रहे हैं, ये पार्लियामान खेलते हैं, उसके पीछे जाते हैं, छुपते हैं। ये जो है तजहीक जो है आइन की बिल्कुल इस अंदाज से हो रही है कि खुदा ना खास्ता ये खाकम बदयान अगर इमरानी मुआहदा इस तरह से इन्होंने मजरू किया जिस तरह से ये कर रहे हैं, तो यकीन कीजिएगा कि बाकी का बचा हुआ पाकिस्तान भी जो है हिल के रह गया है। और इन्होंने जो है कोई परवाह नहीं है इनको मसाइल की या मुल्क को लेकिन आगे खोसा चलने साहब, की अगर या- पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से एक तरमीम पेश कर दे और पास कर दे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इतने आराम से या वैसे भी किसी भी तरीके से उसको सेट असाइड कर सकती है? कामरान शाहिद, सर। पहले तो मेरी जान जरा ये भी तय कर लो कि क्या ये पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है? क्या ये फॉर्म 47 की जो पैदावार है, जो फ्रॉड की बुनियाद पर एक जो है हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, जो एस्टेब्लिशमेंट की बिसाखियों पर हुकूमत चल रही है, क्या इनको अवाम के फैसले करने का हक है? पहले ये बता दो जरा। और उसके बाद क्या हम भूल गए हैं 1971 की जो है मशरकी पाकिस्तान के डिबेट? अच्छा, मेरा सवाल क्या- खोसा साहब, अब जी। पार्लियामेंट तो चल रही है ना, आपके इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था डिफेक्टो ही सही, लेकिन यही है
मैं ये कह रहा हूं कि क्या इतना आसान है 2/3 मेजोरिटी की पास करदा अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर दे? और भाई 2/3 मेजोरिटी ये फ्रॉड से ले रहे हैं ना। हमारे जो है उसको सादतुल्लाह बलोच को उठाकर, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसकी 16 साल बेटी को जिस तरह से उठाकर उसके बाद उसको जो है सरेंडर करवा के अगवा किया, या बेहयाई और शर्म की कोई इंतहा होती है यार कामरान। इतनी जो आप नाबल समझते हो, लोगों को पागल समझते हो। और अब जो खत लिखा है खैर से माशाल्लाह स्पीकर साहब ने, उसका मतलब ये है कि जो इनका इस्तेहकाक नहीं है मखसूस नशिस्तों का, वो भी इनको दे दी जाए ताकि इनकी 2/3 बन जाए, जिसका इनकी एंटाइटलमेंट नहीं है। जिस तरह पहले मखसूस नशिस्तें इनको दी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो है बेंच 13 रुकनी बेंच ने उनको कलअदम करार दिया, ये फिर उसको वापस साहब एक मंजरनामा पेश कर रहा हूं आपके सामने। लेट सपोज हुकूमत अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर, लेट सपोज आप मौलाना फजल रहमान को साथ ना लें, विच एवर वे एक अमेंडमेंट ये कायम करके एक आईनी अदालत कायम कर देती है, सुप्रीम कोर्ट उसको आपकी पिटीशन पे या वकला की पिटीशन पे स्ट्राइक डाउन भी कर देती है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फिर भी उस आईनी अदालत का नोटिफिकेशन जारी कर देता है, देन व्हाट? हुक्म नहीं मानता। इतनी बड़ी तहरीक चलेगी कामरान, शायद कि आप 2006 और 7 वाली भूल जाएंगे, क्योंकि जो वकला ये गुलामी तस्लीम नहीं करेंगे। अदालत को इन्होंने जो है उसी तरह गुलाम बना दिया है जिस तरह इन्होंने नैब को अपनी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियर, जिस तरह इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी गुलाम और बांदी और लौंडी बना लिया है, जिस तरह ये खुद एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम और मुलाजिम बन चुके हैं। ये वकला बरादरी तस्लीम नहीं करेगी, ना पाकिस्तान की अवाम तस्लीम करेगी। खाकम बदहन अगर ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं मजीद तो ये कर लें। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। भाई बड़ी खतरनाक, आमिर भाई आपकी इजाजत से, बड़ी खतरनाक गुफ्तगू करके गए हैं सरदार लतीफ खोसा साहब। अदलिया की मूवमेंट जोर शोर से शुरू हो जाएगी। बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे थे बैरिस्टर अहमद मसूद साहब। बैरिस्टर साहब बताएं कि आप ये तो नहीं कहने लगे कि उस अदलिया की मूवमेंट को आप लीड कर रहे होंगे? जी फरमाइए, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, वो बात हमारे जहाँ पे भी खड़े होंगे उनके साथ। जी सर, वकला हमारे जहाँ भी खड़े होंगे उनके साथ होंगे, लेकिन मैं 2 चीज़ों का जवाब क्विकली देना चाहता था। जो आईनी तरमीम है, ये 2015 के अंदर जब फुल बेंच की जजमेंट है उसके अंदर होल्ड हो चुका है मेजॉरिटी व्यू कि आईनी तरमीम चैलेंज हो सकती है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर और सेलिएंट फीचर्स के खिलाफ आए या प्रोसेस। जी अज़मत सईद साहब ने फैसला लिखा था, बिल्कुल ठीक है, 19वीं और 21वीं तरमीम को देखते हुए। जी अच्छा, ठीक कह रहे हैं। जी दूसरी बात आपने पूछा थी कंटेम्प्ट वाली। कंटेम्प्ट का जवाब आर्टिकल 204 में क्लियरली लिखा हुआ है। स्कैंडलाइज करे, डिसीजन को मानने से इनकार करे, उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि चेयरमैन जो फला है वो नहीं होगा या एक आईनी इदारा नहीं होगा। एनीबडी हु रिफ्यूजेस टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट इनिशिएट हो सकती है। तीसरी बात, माइनॉरिटी जजमेंट का बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो माइनॉरिटी जजमेंट तो फिर हुदैबिया में भी थी, तो क्या हमारे जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे उसको भी एक्सेप्ट करेंगे? उसको छोड़े, मुझे एक बात बताएं कि अगर हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला या इलेक्शन कमीशन मानने से इनकार कर दे, तो फिर एक ही तरीका या प्राइम मिनिस्टर पे या इलेक्शन कमीशन पे कंटेम्प्ट लगेगी ना, और तो कोई तरीका नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी ताकत तो नहीं होती एग्जीक्यूटिव की, वो तो एग्जीक्यूटिव तो एक और गवर्नमेंट है ना, इलेक्शन कमीशन पे लगेगी। जी देखें ना जी, फिर तो आर्टिकल 190 भी आएगा कि इन एड ऑफ क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए सारी उनको तो उनका साथ देना होगा, तो वहां जाके फिर आइन कहां चेंज होगा? तो ये आइन जाके इलेक्शन कमीशन के लिए चेंज होता है। कौन होता है इलेक्शन कमीशन या कोई और अदारा सुप्रीम कोर्ट को? फौज ने इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा था हम गवर्नमेंट के ताबे हैं। लेकिन यानी साहब, अगर आपको लगता है कि ये जो लतीफ़ खोसा साहब कह के गए हैं कि अगर आपने इस तरह की तरमीम पास कर ली तो बड़ी खतरनाक लॉयर्स मूवमेंट चल सकती है, और इससे पहले हमने देखा इफ्तिखार चौधरी साहब की सच्ची झूठी जो भी मूवमेंट थी वो बड़ी सख्त मूवमेंट थी। कामरान साहब देखिए, 2 बातें, 3 बातें बल्कि जी। पहली बात तो ये है कि आईनी तरमीम का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामान, पार्लियामेंटेरियंस के पास है, और ये बाय डेफिनेशन ही एक ब्रॉड कंसेंसस के साथ तरमीम होती है। ये सिंपल मेजॉरिटी की तरमीम होती नहीं है। इसमें 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली की अलग, 2/3 अक्सरियत सेनेट की अलग आपको चाहिए होती है। प्रीमियबल में करारदाद मकासद है जी बिल्कुल सर। आप मुझे एक दफा इसके साथ इस पॉइंट आपको, उसका अगला पॉइंट आपका, तो उस करारदाद मकासद में सर लिखा हुआ है कि आज़ादी अदलिया जो है वो तो सर मेरी सब्जेक्टिव तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको लगे आज़ादी अदलिया, फिर उसका देखिए आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन करना या उसको चैलेंज करना भी कोई मजाक नहीं है।
आपके हाँ, पास मजाक तो नहीं बहुत है। बहुत देखिए एक Serious बात ये होगी जब 2/3 ऑफ नेशनल असेंबली और 2/3 ऑफ सेनेट अगर एक चीज फैसला कर रहे हैं तो, और जो इस्तेहकाक सिर्फ पार्लियामान का है, इसको सोचना भी कि आप उसको चैलेंज करेंगे, द थ्रेशोल्ड हैज टू बी वेरी सर हाई। सोच के लिया 2015 के इलेक्शन वर्डिक्ट में लिखा हुआ है सही साहब ने कि हो सकती है स्ट्राइक डाउन। देखिए तो वो जो भी है, नहीं वर्डिक्ट में लिखा हुआ है उसके अंदर आप भी आपको सोच भी ground- नहीं सकते। नहीं सोचने से मैं आपको कह रहा हूँ, सोचने से पहले भी आपको वेरी सीरियसली यू हैव टू थिंक 10 टाइम्स। ये कोई आप भी मजाक सोच नहीं रहे है ना, आजादी अदलिया पे तो नहीं कुछ लगा रहे सर, खंजर। गुजारिश तो नहीं, सुन लेना हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात ये है कि ये जो हरकत हुई है, कौन सी? बेहुदा हरकत हुई है वकला की तरफ से कि स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करना कि रोका जाए नहीं तरमीम करने से। हु आर दे, हाउ डेयर दे? और ये मैं आपसे जुर्रत एग्री किस तरह करता हूं, किसी मैं ने आपसे की? एग्री करता हूं। पार्लियामान के बाहर किसी शख्स ने, किसी वकील ने ये जुर्रत किस तरह की, इस तरह की पिटिशन भी डालने की कि आप पार्लियामान को लेजिस्लेशन एतराज लग गया इसलिए उस नहीं पे। नहीं बिल्कुल ये कौन से रजिस्ट्रार आइन का। के स्टूडेंट्स और आइन के पैरोकार हैं जो इस तरह की सोच भी रखते मैं हैं आपसे कि इस एग्री तरह की करता हूं इस petition पे तो, डालें। बिल्कुल जी। ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए चौथी बात ये देखिए, मैं अब देखिए एक ये मामला एक कमेटी में जो खुर्शीद शाह साहब हेड कर रहे हैं, अच्छा। मौलाना फजल रहमान साहब भी उसको देख रहे हैं। बाय डेफिनेशन जो चीज़ 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली और सेनेट से पास होगी वो ब्रॉड कंसेंसस से ही होगी। पॉइंट आ गया जी। अब तो इसलिए देखिए जो भी चाहे वो बात सर को मैं कॉन्स्टिट्यूशनल आपको कोर्ट्स बताऊं हैं, सर, आपके पास पूरा हाउस भी हो ना, ब्रॉड कॉन्सेंसस की बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आपको ऐसी आईनी तरमीम लेके आएंगे जो पाकिस्तान के फंडामेंटल्स, प्रीमेबल करारदात मकासद, सर, अब पाकिस्तान सुन के लीजिए ना। नजरिए उसके खिलाफ होगी। सर आपके पास सारी मेजोरिटी भी हाउस की नहीं तो हो, अब उसकी वो दलाल टर्न डाउन हो सुनिए, अब जाएगी। सैलिएंट फीचर सुन लीजिए जो अभी तक ज़ेर बहस मैं आप आईनी अदालत में बात करें नहीं सर, नहीं बाकी आईनी छोड़ें। नहीं नहीं 2-3 चीजें और भी हैं। देखिए आईनी अदालत के ऊपर भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, बिल्कुल प्रोज तो हैं। ठीक है, अभी देखिए हम उस पर बात नहीं कर रहे डिटेल से। अभी जी हम उस ठीक पे- है। दूसरी क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन ट्रेजरी और ऑपोजिशन दोनों की नहीं चाहिए। जो ऑपोजिशन असल में ये मसला ये है नहीं, मसला सिर्फ आईनी अदालत का हो। अच्छा आमिर भाई, आपको लगता है कि जो खुदा साहब जिस शदमत से कह के गए वो वैसे ही कह गए फर्द जज्बात से लबरेज होके, या आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लान हो सकता है और लॉयर्स वो यूनिटी भी दिखा भी सकते हैं इफ्तिखार चौधरी साहब के मौके पे? सच्ची झूठी मेरा तो ये एनालिसिस है, मैं तो उस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता, आपको भी पता नहीं क्या वो है, तो उस तरह की दिखा सकेंगे यूनिटी और उतनी शदमत से चल सकती है अगर ये जो बता के गए खुदा साहब। लेकिन जिन जज्बात में खोसा साहब बात करते हैं और हमेशा ही करते हैं जज्बात में, बुजुर्ग आदमी अच्छी बात है, उनको अपना केस इसी तरह लड़ना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि जब आईनी तरमीम पास होगी, कौन सी पार्टी उसके हक में होगी और कौन सी खिलाफ होगी, फिर ही आप बात करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट भी ये देखेगी ना कि कंसेंसस इवाल्व करने की कोशिश की गई और किस किस ने उसके हक में वोट दिया और किसने खिलाफ दिया। ठीक है, अगर एक जमात यानी बिलफर्ज पीटीआई बिल्कुल किसी भी सूरत में, जैसे आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं उस वक्त हालात और थे जब मैं सीओडी पे था कि आप आईनी वो बना लें अदालत, नहीं, और बाकी सब मिल जाते हैं, तो फिर आवाज़ किसकी कहलाएगी? 2/3 अक्सरियत में मौलाना फजल रहमान भी अगर साथ हो, बाकी जमातें भी मिल जाएं, क्योंकि यही कहा है ना कि जी आप एक्सटेंशन मत दें, आईनी अदालत बना लें, आप फलां कर लें। और कौन बंदा है जो ये कहेगा कि 19वीं तरमीम को ख़त्म ना करें? पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए। ये जो जजों और वकीलों की चिटबाजी है ना और जजों की भर्ती, इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। क्यों जी? एक बेंच के, मुझे उन तीनों जजेस पे कोई एतराज़ नहीं है माशाल्लाह, एक चैम्बर से 3 जज 3 सूबों से आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। मतलब आप कहते हैं इश्तिहार दे के भर्ती करें पीएनबी, और आपका कोई पूछने वाला नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जज भर्ती करेंगे। लोगों से पूछें कि वकील के तौर पे कब फ्रॉड किया था उसने, और बतौर हाई कोर्ट जज उसने कब इंसाफ बेचा था। लोग आके दरखास्तें देंगे। आप क्यों छुपाते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब की मंशा होगी? ये क्यों है? आज तो आप कह रहे हैं कि जी इंटेलिजेंस एजेंसियों की से नहीं होनी चाहिए, और यार आम लोगों से तो पूछो ना, और वो लें दरखास्तें। अभी एक अच्छी बात होगी कि 2 अपोजिशन के 2 कौमी असम्बली के मेंबर को, ये एक टाइम के लिए तो नहीं हो रहा है, इस असम्बली के लिए हो रहा है। अगर उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी ने मान ली थी बात, 19वीं तरमीम की थी, आज उसे वापस करते हैं और जुडिशल काउंसिल को मजबूत करते हैं, इसमें बुराई क्या है? लॉयर्स मूवमेंट का जवाब नहीं दिया आपने मुझे। लॉयर्स मूवमेंट जब चले, मैंने आपको कहा है कि जब ये आईनी तरमीम आएगी ना, ये जज्बात हैं। मुझे बताएं, कल नहीं थे लोग वकील आजम नज़ीर तारड़ के साथ, आज बिलावल के साथ नहीं थे? क्या यही लॉयर्स हैं जो अब आपको मुखालफत में बोलते हैं? सारे साहब वकील हैं। आपके ख्याल में जो लॉयर्स मूवमेंट वाली बात है ये सिर्फ एक जज्बाती बात है, और क्या वकला उतनी इकट्ठे और यूनाइटेड हुए हैं जितने कि इफ्तिखार चौधरी साहब की सो कॉल्ड मूवमेंट के वक्त इकट्ठे हुए थे इस वक्त इस इशू के ऊपर? नहीं जी, बिल्कुल। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है
अगर ऐसी सिचुएशन बनती कि ये आईनी तरमीम आती है तो बिल्कुल वकला इकट्ठे होंगे और ये मूवमेंट बड़ी सीरियस होगी। और अभी मेरे भाई ने पूछा था कि कौन है ये वकला, ये सारे वकला वही हैं जब मूवमेंट चल रही थी तो जिनके साथ आके पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी होती थी मुशर्रफ के खिलाफ। ये वकला बेसिकली वही हैं जिनका यूनिफॉर्म पहन के आपके वज़ीर आज़म साहब मेमो गेट में पेश हुए थे। इन वकला का बड़ा पाकिस्तान के लिए किरदार है, पाकिस्तान को बनाने वाला भी वकील है। तो इतना अंडरमाइन करना कि कैसे पटिशन फाइल कर दिया, अब हर चीज़ तो नहीं ना जी डिसाइड गवर्नमेंट ने करनी कि पटिशन भी पूछ के फाइल करेंगे और इलेक्शन कमीशन से भी पूछ के हम हर चीज़ करेंगे। जहाँ पर कोई लीगैलिटी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी होगी उसको चैलेंज किया जाएगा, उसके खिलाफ खड़ा भी हुआ जाएगा। और ये किया पाकिस्तान में बुकला वाहिद जब एक एरिया है जो आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के और उसके साथ मेजॉरिटी जो है वो उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आ जाए, इसके ऊपर जायज़ तरीके से आ जाए, तरमीम पास हो जाए, फिर भी आप कहेंगे कि जी आप वकला को खुश नहीं उस तरमीम से आईनी अदालत से तो उसको चैलेंज कर दें? सर मैं वकला की बात नहीं करूंगा। आईनी तरमीम का थ्रेशोल्ड चेक करने का ये नहीं है कि सारी जमातों ने उसको पास किया हुआ है। उसका थ्रेशोल्ड जो कानून में लिखा हुआ है, जो जजमेंट आपने भी बोली मैंने भी बोली, वो ये है कि वो सेलियंट फीचर्स के खिलाफ ना और 238 39 की स्पिरिट के बगैर। ये थोड़ी है कि पाकिस्तान की सारी मेरी अंडरस्टैंडिंग वैसे साहब पॉइंट आ गया आपको जी। आप एक कानून पास हो जाए उसके बाद तो चलें आप उसकी आइन की ही वो बुनियाद तो मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन वो एक और पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था ना, नहीं सर ये बात पे ना रुकें सर मैं मान रहा हूं आपकी, नहीं आप तो मान रहे हैं, वो साहब नहीं मान रहे ना माने ना यार, मैं उसको जिम्मेदार तो नहीं, मैं देखिए आपको, लेकिन जिस पॉइंट पे मैं आपके नहीं मान रहा वो ये है कि आप ये कह रहे हैं ना आप पूरी पार्लियामेंट में साथ मिला लें, लेकिन अगर आपको ऐसी तरमीम लेके आएंगे जो पार्लियामेंट जो आइन की बुनियादी एहसास को चैलेंज कर रही होगी, वो कोई भी हो वो चैलेंज हो जाएगी। वो ठीक, वो देखिए आप कंटेम्प्ट के लिए भी तैयार रहे, आप वकला मूवमेंट के लिए भी तैयार रहे, हो सकता है ना हो। नहीं सर देखिए, आईनी तरमीम को चैलेंज करने की सिर्फ एक बुनियाद आइन खुद ही हो सकता है। आइन ही है और हम थोड़ी है। तो बेसिक नहीं मगर ये नहीं हो सकता कि जनाब आप स्टे ऑर्डर जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे भी यही हरकत हुई थी पहले। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। असल में जो ड्रामेटिक सिचुएशन होगी ना पॉलिटिक्स की, वो तब होगी अगर ये तरमीम पास हो गई और अगर ये स्ट्राइक डाउन हो गई। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट के स्ट्राइक डाउन के डिसीजन को मानती है या एक इलामिया जारी करके खुसूसी अदालत फिर भी कायम कर देती है। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, ये बड़ा अहम सवाल होगा। और परसों इमरान साहब की बड़ी हाई स्टेक्स और होप्स वाबस्ता है कि जी लाहौर का जलसा कामयाब हो भी गया तो क्या होगा, ना हुआ तो क्या होगा। इस पर रिपोर्ट करते रहेंगे। दी नेक्स्ट तक के लिए इजाज़त।